नमस्कार दोस्तों, बेस्ट कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम यहाँ पे एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस के चैप्टर्स को पढ़ रहे हैं। तो इस सीरीज में हम आज चैप्टर 2 को जो है भोजन के घटक, इसको पढ़ेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम आगे भी आपको ऐसी वीडियोस लाते रहें। तो आज का हमारा चैप्टर 2 है भोजन के घटक। लेट अस स्टार्ट। तो दोस्तों, अध्याय 1 भोजन ये कहां से आता है हमने पढ़ लिया है। यहां पे दिया गया है भोजन जो है के घटक। अध्याय 1 में हमने उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाई थी जिन्हें हम खाते हैं। भारत के विभिन्न भागों में खाए जाने वाले भिन्न भिन्न व्यंजनों के बारे में भी हमने बताया था और इन्हें मानचित्र में अंकित किया था कि कौन कौन सा व्यंजन किस किस भारत की राज्य में खाया जाता है। एक प्रकार के भोजन में चपाती, दाल, बैंगन का भरता हो सकता है, तो दूसरी जगह हो सकता है कि वो लोग चावल खाते हो, सांभर या भिंडी खाते हो। इसके अतिरिक्त अन्य भोजन में अप्पम, मछली और सब्जियां हो सकती हैं। तो दोस्तों, क्रियाकलाप एक, आमतौर पर हमारे आहार में अन्न से बना कम से कम एक व्यंजन होता है। कुछ भी हम लोग खाते हैं तो वहाँ पे एक ना एक व्यंजन ऐसा होता है जिसमें अन्न होता है, अनाज से बना होता है। दूसरे खाद्य पदार्थों में दाल, मांस या कोई अन्य व्यंजन या सब्जी हो सकती है। साथ साथ में हम कई बार दही, मट्ठा या अचार को भी शामिल करते हैं। तब सारणी 2.1 दी गई है। यहाँ पे क्षेत्र दिया गया है, अन्न का व्यंजन दिया गया है, दाल या मांस का व्यंजन दिया है, सब्जियां दी गई है और अन्य व्यंजन दिए गए हैं। अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में मक्के की रोटी खाई जाती है, गेहूं की रोटी खाई जाती है, राजमा या दाल खाई जाती है, सरसों का साग खाया जाता है और साथ में दही या घी का भी सेवन करते हैं। इसी तरह आंध्र प्रदेश बताया गया है, चावल खाते हैं यहाँ पे अन्न का व्यंजन। दाल या मांस के रूप में वो अरहर की दाल या रसम, जिसको चारू भी बोलते हैं, वो लेते हैं। सब्जियों में वो कुंदरू की सब्जी खाते हैं और साथ में वो मट्ठा, घी और अचार का भी सेवन करते हैं। तो आगे है दोस्तों, कभी कभी हम अपने भोजन में वस्तुतः इन सभी व्यंजनों को नहीं ले सकते। कभी कभी हम लोग ऐसी सिचुएशन में होते हैं कि हम लोग इन सभी व्यंजनों को नहीं ले सकते। यदि हम यात्रा में हो तब वही खा लेते हैं जो रास्ते में उपलब्ध हो। मान लो आप कहीं ट्रेन या बस में जा रहे हैं तो आप वही खा लेंगे जो आपको रास्ते में मिलेगा। हम में से कुछ लोगों के लिए यह संभव नहीं हो पाता कि इस तरह के विविध व्यंजन हर समय खा सके। हम लोग अगर अपने रूटीन की लाइफ में देखें तो हम लोग ये सारी चीजें कभी कभी नहीं भी खा पाते हैं। आहार में विभिन्न खाद्य पदार्थों के इस तरह के वितरण का कोई ना कोई आधार होना चाहिए। अब लोग ये इतनी चीजें क्यों खाते हैं? कोई ना कोई तो आधार होगा ही ना। क्या हमारे शरीर को विशेष प्रयोजन के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है? तो ये सोचने की बात है कि हमारे शरीर को क्या इन सभी चीजों की जरूरत होती है। तो अब हम आगे इसको पढ़ेंगे। तो अगला टॉपिक है विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है। जो हम लोग विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ खाते हैं, इनमें होता क्या है। हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन में एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है। हम लोग घर पे कुछ भी बनाते हैं तो उसमें एक से ज्यादा कच्ची सामग्रियों का प्रयोग होता है जो हमें पादपों या जंतुओं से मिलते हैं। इस कच्ची सामग्री के संघटक क्या है? ये जो हम कच्ची सामग्री प्रयोग में ला रहे हैं, इनके संघटक इंग्रेडिएंट क्या है? इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। जो भी हम कच्ची सामग्री ये खाते हैं, इसके कुछ न कुछ ऐसे घटक होते हैं जो हमें चाहिए होते हैं। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। इनको क्या बोला जाता है? पोषक कहा जाता है। ठीक है, और इनको इंग्लिश में न्यूट्रिएंट बोलते हैं। हमारे भोजन में मुख्य पोषक कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण है। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में
रुक्षांश रुक्षांश बोलते हैं जो फाइबर्स होते हैं, रफ फिश बोला जाता है, तथा जल भी शामिल है जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। क्या सभी खाद्य पदार्थों में ये सभी पोषक उपलब्ध होते हैं? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि जो भी हम लोग खाते हैं क्या उनमें ये पोषक जो होते हैं वो उपलब्ध होते हैं। कुछ साधारण विधियों से हम यह जान सकते हैं कि कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन में कौन सा एक या अधिक पोषक उपस्थित होता है। कुछ हमारे पास विधियां होती है जिससे हम लोग यह पता लगा सकते हैं कि जो भी हम लोग खा रहे हैं उनमें वो पोषक तत्व है या नहीं है। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के परीक्षण अन्य पोषकों के परीक्षणों की अपेक्षा सरल है। जो हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, परीक्षण करेंगे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या वसा के लिए, वो बहुत ही आसान से परीक्षण होते हैं जिनको हम कर सकते हैं। इन परीक्षणों को करने के लिए हम आपको आयोडीन, कॉपर सल्फेट तथा कॉस्टिक सोडा विलयनों की आवश्यकता होती है। आयोडीन का सॉल्यूशन चाहिए, कॉपर सल्फेट या कॉस्टिक सोडा का आपको सॉल्यूशन चाहिए। आपको कुछ परख नलियां, टेस्ट ट्यूब्स तथा एक ड्रॉपर की भी आवश्यकता होगी। इन परीक्षणों को पके हुए भोजन तथा कच्ची सामग्री पर करें। जो भी आप लोग खाना ले रहे हैं, चाहे वो पका हुआ भोजन है या कच्ची सामग्री है, उस पे इन परीक्षणों को करना है। तो यहाँ पे सारणी 2.2 में ये तरीके लिखे हुए हैं कि आप इसके लिए जो विलयन है वो किस तरह तैयार कर सकते हैं। इस सारणी में कुछ खाद्य पदार्थ दर्शाए गए हैं। अपना परीक्षण इन पर अन्य किसी उपलब्ध खाद्य पदार्थ पर भी कर सकते हैं। जो खाद्य पदार्थ आपके पास उपलब्ध है उन पे भी ये कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए एक सावधानी क्या रहेगी, किसी भी रसायन को खाने या चखने का प्रयास मत करें। ऐसा ना हो कि आप उसको चख ले या खा ले, तो ये आपके लिए हानिकारक भी हो सकता है। यदि आवश्यक विलयन तत्काल उपलब्ध नहीं है, मान लो आपके पास जो सॉल्यूशन है वो उपलब्ध नहीं है, तो आप अपने अध्यापक से इसके बारे में बात करके उसको तैयार करवा सकते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट की जांच करनी है। जो कार्बोहाइड्रेट होता है कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में उपलब्ध होते हैं। हम लोग जो खाना खाते हैं इसमें जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो मंड या शर्करा के शुगर के रूप में ही आपको मिलता है। तो आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए आपको क्या करना है, जल से आधी भरी प्रखनली में कुछ बूंदे डालनी है टिंचर आयोडीन की। ये आपको लेबोरेटरी से मिल जाएगा, तो आप ये आयोडीन का इससे सॉल्यूशन बना सकते हैं। कॉपर सल्फेट के लिए आपको क्या चाहिए, 100 मिलीमीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलना है आपको। ठीक है। और कॉस्टिक सोडा बनाने के लिए, उसका सॉल्यूशन बनाने के लिए 10 ग्राम कॉस्टिक सोडा हमें पानी में मिलाना है 100 मिलीलीटर पानी में। ठीक है। आगे आता है क्रियाकलाप 2। क्रियाकलाप 2 में मंड के लिए परीक्षण क्या करेंगे आप क्या लेंगे, खाद्य पदार्थ जो भी है आपके पास, कच्ची सामग्री है, अल्प मात्रा लेनी है, थोड़ी सी मात्रा लेनी है। उसमें आपने आयोडीन सॉल्यूशन को उसमें डालना है 2 या 3 बूंदे। अब खाद्य पदार्थ के रंग में होने वाले परिवर्तन को देखना है। अगर ये नीला या काला हो जाता है तो इसमें मंड की उपस्थिति है। ठीक है। तो इतना आपने इसके लिए ध्यान रखना है। तो दोस्तों इस तरह का एक्सपेरिमेंट परीक्षण आप अन्य खाद्य पदार्थों के साथ भी कर सकते हैं और उससे आपको पता लग जाएगा उनमें ये शर्करा या मंड है या नहीं है। आगे आता है हमारा इम्पोर्टेंट है प्रोटीन का परीक्षण। प्रोटीन आपको पता है, आपने सुना होगा, बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। तो ये प्रोटीन का परीक्षण आप कैसे करेंगे, किसी खाद्य पदार्थ की थोड़ी सी मात्रा लेनी है जिसे खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है। यदि वह ठोस है, अगर वो ठोस है, सॉलिड है, तो उसका पहले पेस्ट या चूर्ण बनाने की आवश्यकता होती है। आपने क्या करना है, उसका पेस्ट बना लेना है या चूर्ण बना लेना है। ठीक है। फिर उसके चूर्ण को एक साफ परख नली में डाल दे। एक आपने टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसमें डाल देना है। 10 बूंद जल
मिलाकर उसे अच्छी तरह हिलाए। 10 बूंद आपने पानी की डालनी है और उसको मिला देना है। अब ड्रॉपर की सहायता से आपने 2 बूंद क्या करनी है, कॉपर सल्फेट की डालनी है। 2 बूंद किसकी डालनी है, कॉपर सल्फेट की डालनी है सॉल्यूशन की। और 10 बूंद आपने कास्टिक सोडा सॉल्यूशन जो आपने बनाया था उसकी डालनी है। ठीक है, फिर उनको अच्छी तरह मिला देना है। कुछ मिनट के लिए उसको वहीं रख देना है। अगर तो इसका कलर जो रंग होगा वो बैंगनी कलर का हो जाएगा तो इसमें क्या होगा, ये प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। ठीक है, अब आप इस परीक्षण को किसी दूसरे खाद्य पदार्थ पर भी दोहरा सकते हैं। ठीक है, तो कुछ खाद्य पदार्थ आपको दिए गए हैं सारणी 2.2 में। ठीक है, तो इसमें आप लोग बता सकते हैं कि किसमें मंड है, किसमें प्रोटीन है और किसमें बसा है। बसा का परीक्षण जो है वो अब हम करने जा रहे हैं। तो खाद्य पदार्थ में की मात्रा लेनी है आपने बहुत ही थोड़ी, अल्प मात्रा, मतलब थोड़ी सी मात्रा लेनी है। इसे एक कागज के टुकड़े में लपेट कर कूटिए। कागज के टुकड़े में उसको लपेट देना है और उसको थोड़ा सा दबाना है, जो थोड़ा सा कूटना है। ठीक है, लेकिन आपके ध्यान देने के लिए एक बात रहेगी कि उसको इस तरह कूटना है कि वो कागज जो है वो फट ना जाए। अब कागज को सीधा कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए। कागज को सीधा करना है, उसमें से जो भी आपने खाद्य पदार्थ डाला है उसको अलग कर देना है और कागज को बिल्कुल सीधा कर देना है। क्या इस पर तेल के धब्बे हैं? अगर आपको तेल के धब्बे दिखाई देते हैं, उसमें से हल्का हल्का प्रकाश, धुंधला सा प्रकाश ही दिखाई देता है, तो क्या है, उसमें बसा की उपस्थिति होती है। तो उसमें आपको पता लग जाएगा कि इसमें ये बसा है। खाद्य पदार्थ में कभी कभी जल की भी मात्रा होती है ना। कुछ ऐसी सब्जियां होती है जिसमें जल होता है। इस दशा में इन पदार्थों को कागज पर धीरे धीरे रगड़िए और कुछ समय के लिए कागज को सुखा दीजिए। अब कागज को रगड़ना है, कागज के ऊपर उसको सूखने देना है। खाद्य पदार्थ से कुछ जल आया हो तो वह सूख जाए। अब खाद्य पदार्थ से अगर कुछ ऐसा जल निकला हो तो वह सूख जाएगा। ठीक है, अब कागज पर तेल का कोई धब्बा ना रहे तो यह पता लगता है खाद्य पदार्थ में बसा उपस्थित नहीं है। तो इससे पता लग जाएगा जो आपका खाद्य पदार्थ है उसमें किसी भी तरह की बसा नहीं है। ये परीक्षण क्या दर्शाते हैं, क्या दर्शा रहे हैं? क्या बसा, प्रोटीन तथा मंड उन सभी खाद्य पदार्थों में उपस्थित है जिनका आपने परीक्षण किया? क्या जो आपने परीक्षण किया वो सभी खाद्य पदार्थों में प्रोटीन, बसा और मंड थे? ठीक है, क्या एक खाद्य पदार्थ में एक से अधिक पोषक तत्व उपस्थित होते हैं? क्या आपने कोई ऐसा खाद्य पदार्थ पाया जिसमें इनमें से कोई भी पोषक तत्व उपस्थित ना हो? क्या आपको कोई ऐसा भी पोषक तत्व मिला जिसमें कोई भी ऐसा पोषक तत्व नहीं था? तो हमने 3 पोषकों, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के लिए खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया। विटामिन तथा खनिज लवण जैसे अन्य पोषक भी हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थों में उपस्थित होते हैं। इन सभी पोषकों की हमें क्यों आवश्यकता होती है? आखिर क्या कारण है कि जितने भी ये पोषक तत्व है उनको हमें जरूरत होती है? अब विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए करते क्या है, तो यहाँ पे आपको बताया जाएगा। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो हमें क्या प्रदान करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। बसा से भी ऊर्जा मिलती है, जो लोग बसा का सेवन करते हैं उससे भी ऊर्जा मिलती है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट की तुलना में बसा की समान मात्रा में हमें अधिक ऊर्जा मिलती है। याद रखना है, बसा से हमें कार्बोहाइड्रेट की तुलना में ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है। बसा और कार्बोहाइड्रेट भोजन में ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहा जाता है। बसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन जो भी होगा वो हमें ऊर्जा देने वाला भोजन होता है। तो दोस्तों आगे के पेज में हमें बताया गया है प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। जो भी हम प्रोटीन युक्त भोजन लेते हैं वो हमारे शरीर की वृद्धि और हमें स्वस्थ रखने में
मदद करता है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्राय शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है? शरीर वर्धक भोजन। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। हम लोग जो भी विटामिन युक्त भोजन लेते हैं वो हमारे शरीर की रक्षा करता है। विटामिन हमारी आंख, अस्थियां, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायता करते हैं। तो बड़ा ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। विटामिन कई प्रकार के होते हैं। ऐसा नहीं है कि विटामिन एक ही तरह के होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये है ना, इस तरह जो विटामिन होते हैं इसके कई प्रकार हैं और इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे हम बात करें विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के नाम से इनको जाना जाता है। विटामिनों के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, जो विटामिन बी होता है इसके और भी ज़्यादा नाम होते हैं, इसलिए इकट्ठा ही एक समूह को बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा की आवश्यकता होती है। विटामिन ए जो है वो हमारी त्वचा, वो आंखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन डी क्या करता है? हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हमारे लिए बहुत सारी तस्वीरें दी गई है। ठीक है, तो इसको आपने देखना है। ये जो है ये हमारे लिए क्या है? प्रोटीन वाला खाना है। ठीक है, इनसे हमें प्रोटीन मिलता है, इससे भी हमें प्रोटीन मिलता है, मीठा मिलता है फल फ्रूट से, दूध से। ठीक है, ऐसे ही विटामिन बी के सोर्स दिए गए हैं। विटामिन बी आपको कहाँ से मिल सकता है? विटामिन सी कहाँ से मिलता है? और विटामिन डी के भी आपको सोर्स बताए गए हैं। ठीक है, तो अगर आप यहाँ देखें तो आपको आयोडीन के कुछ स्रोत दिए गए हैं, फॉस्फोरस के कुछ स्रोत दिए गए हैं। ये हमारे शरीर में मिनरल्स होते हैं जो हमारे शरीर को इनकी ज़रूरत होती है। इसी तरह हमें लौह के कुछ स्रोत दिए गए हैं और कैल्शियम के कुछ स्रोत दिए गए हैं। ठीक है, तो हमारे शरीर में खनिज लवण मतलब मिनरल्स की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है, बहुत ही कम मात्रा में हमें इसकी ज़रूरत होती है। शरीर के उचित विकास और अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण की आवश्यकता होती है। ठीक है, और कुछ खनिज लवण आपको यहाँ तस्वीरों में दिखाए गए हैं। अधिकांश खाद्य पदार्थ में एक से अधिक पोषक होते हैं। कुछ खाद्य पदार्थ होते हैं जिनमें एक से ज़्यादा पोषक होते हैं। ठीक है, सारणी 2.2 में आपने इसको देखना है। फिर भी किसी कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक की आवश्यक मात्रा दूसरे पोषकों की मात्रा में अधिक हो सकती है। हो सकता है कि किसी पोषक की मात्रा दूसरे से ज़्यादा हो। अगर चावल की बात करें तो चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों से अधिक होती है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। जो चावल है इसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होने के कारण ये कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों मतलब रफेज होता है, डाइटरी फाइबर बोलते हैं, जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशे रुक्षाश के नाम से भी जाने जाते हैं। हमारे खाने में रुक्षास की पूर्ति मुख्यतः पादप पदार्थों से होती है। जितने भी आप लोग पौधों से लेते हैं वो सारे पादप उत्पाद होते हैं, उनसे इसकी पूर्ति हो जाती है। अब साबुत खाद्यान्न जो होते हैं, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां हैं इसके मुख्य स्रोत। रुक्षांश हमारे शरीर को कई पोषक प्रदान नहीं करते, किसी भी तरह का पोषक नहीं मिलता, फिर भी ये हमारे भोजन का आवश्यक अवयव है। पोषक तत्व ना मिले लेकिन फिर भी ये हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। इसका आयतन बढ़ा देते हैं, इसका ये क्या करते हैं? आयतन बढ़ा देते हैं। रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करते हैं। हमारे शरीर में जो खाना नहीं पचा हुआ है उसको बाहर निकालने में ये रुक्षांश जो होते हैं हमारे शरीर की सहायता करते हैं।
इसी तरह अगर हम जल की बात करें तो जल भी भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। जल क्या करता है, हमारे शरीर में जितने भी पोषक तत्व गए हैं उनको अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। यह कुछ अपशिष्ट पदार्थों और मूत्र पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। सामान्यतः हमारे शरीर में जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन हम द्रव्य रूप में लेते हैं। जैसे आप जल पीते हैं, दूध चाय पीते हैं, ये सारे क्या है, द्रव्य रूप में जल ही होते हैं। इसके अतिरिक्त हम जो भी भोजन पकाते हैं उसमें भी पानी होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्रियाकलाप 3 दिया गया है। एक टमाटर तथा नींबू जैसा कोई फल लें, इसे छोटे छोटे हिस्सों में काट लें। क्या ऐसा करते समय आपके हाथ गीले होते हैं? अब जब उनको काट रहे हैं तो आपके हाथ गीले हो जाएंगे। जब भी आपके घर में किसी फल या सब्जी को काटा, छीला या मसला जाता है तो ध्यान पूर्वक उसका निरीक्षण करना है। क्या ऐसा करते समय आपको किसी ताजे फल या सब्जी के बारे में पता चलता है जिसमें पानी की मात्रा नहीं होती है? हम देखते हैं कि खाद्य पदार्थों में जल होता है। कुछ सीमा तक हमारे शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति इसी जल से हो जाती है। इसके अतिरिक्त कई खाद्यों को पदार्थों को पकाते समय हम उसमें जल डालते हैं। हम कई बार कोई खाद्य पदार्थ, सब्जी, दाल बनाते हैं तो उसमें भी हम जल को डालते हैं। अब अगला जो आता है वो आता है संतुलित आहार। ये संतुलित आहार होता क्या है? ठीक है, संतुलित आहार के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सामान्यतः पूरे दिन में हम जो भी कुछ खाते हैं उसे आहार कहते हैं। हम जो भी कुछ खा रहे हैं वो क्या है? आहार है। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। हमने सभी पोषक तत्वों के बारे में पढ़ लिया है। कोई भी पोषक तत्व ना आवश्यकता से अधिक हो ना ही कम हो। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश तथा जल भी होना चाहिए। ऐसा ना हम सिर्फ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और लवणों के बारे में ही बात करें तो इसमें रुक्षांश और जल का भी होना जरूरी है। इस प्रकार के आहार को आप लोग क्या बोलेंगे? संतुलित आहार बोलेंगे। वे आहार जिसमें सभी पदार्थ के पोषक तत्व साथ में रुक्षांश और जल भी सम्मिलित हो तो उसे क्या कहेंगे? संतुलित आहार कहेंगे। आगे बात करें तो क्या आप सोचते हैं कि हमारे प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों के लिए एक ही प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है? क्या जितने भी आयु वर्ग है, छोटे हैं, बड़े हैं, जो बूढ़े हैं, उनको एक ही तरह के भोजन की आवश्यकता होती है? नहीं। ठीक है, ये शरीर की कार्यशीलता पर डिपेंड होता है कि उसका शारीरिक कार्य किस तरह का है। एक सप्ताह की अवधि में आप जो भी खाते हैं उसका एक चार्ट तैयार कीजिए। आपके लिए एक क्रियाकलाप दिया गया है कि आप लोग जो भी एक सप्ताह में खाते हैं उसका आपने एक चार्ट बनाना है। जांच कीजिए कि प्रतिदिन जो भोजन आप करते हैं उसमें सभी पोषक तत्व है या नहीं है। दालें, मूंगफली, अंकुरित बीज जो हमने पढ़ा था अध्याय 1 में, मूंग और चना के अंकुरित बीज, किण्वित भोजन तो दक्षिण भारत में जैसे वो इडली, डोसा वगैरह होता है। आटे का मिश्रण जिसमें मिस्सी रोटी, थेपला, अनाज व दालों से बना, केला, पालक, सत्तू, गुड़ उपलब्ध सब्जियां, इस प्रकार के अन्य भोजन कई पोषक उपलब्ध कराते हैं। इसलिए कोई व्यक्ति अल्प व्यय में भी संतुलित आहार खा सकता है। ऐसा नहीं है कि वे बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। आप कम खर्च में भी ये सारे संतुलित आहार को खा सकते हैं। उचित प्रकार का भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है, उसे उचित तरीके से पकाना भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप लोग सिर्फ खाने के बारे में ही बात करें, लेकिन उसको पकाना भी एक तरह का उचित तरीका होना चाहिए। तो यहाँ पे पहेली ये जानने के लिए उत्सुक है कि क्या जंतुओं के भोजन में भी वे सभी अवयव होते हैं जो, और क्या उन्हें भी संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है? हाँ, संतुलित भोजन की आवश्यकता हर किसी को होती है।
ठीक है। हमें खाने की जो हमारे खाने को पकाने की विधि है उसको भी अच्छे से अपनाना चाहिए, नहीं तो उसके अंदर जितने भी पोषक तत्व होंगे वो नष्ट हो जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि पकाते समय कुछ पोषक नष्ट हो जाते हैं? जब भी हम खाने को पकाते हैं तो पकाने से उसमें से पोषक तत्व जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। छिलका उतारकर यदि सब्जियों व फलों को धोया जाता है, आप लोग फल सब्जियों को पहले छील लेते हैं फिर धोते हैं, तो उससे भी उसमें जितने विटामिन होते हैं उसका जो मात्रा होती है वो कम हो जाती है। सब्जियों व फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन व खनिज लवण होते हैं। चावल और दालों को बार बार धोने से उसमें उपस्थित विटामिन और कुछ खनिज लवण अलग हो सकते हैं। बेटा, हम लोग सब जानते हैं कि पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ता है, इसे पचाने में भी आसानी होती है। इसके साथ साथ पकाने से में कुछ पोषक तत्वों की भी हानि हो सकती है। यदि भोजन को पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है तो बाद में उसे फेंक दिया जाता है, तो कई लाभदायक प्रोटीन अथवा खनिज लवणों की हानि हो जाती है। पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाता है। पकाने से जो विटामिन सी होता है वो तो जल्दी ही गर्मी मिलने से नष्ट हो जाता है। क्या ये उचित नहीं होगा कि हम अपने आहार में फल और कच्ची सब्जियों को सम्मिलित करें? तो क्या हम कोशिश कर सकते हैं कि हम लोग फल और कच्ची सब्जियों को कच्चा भी खाएं? बूझों ने सोचा कि हर समय वसा युक्त खाना ही सर्वोत्तम भोजन है। अब हमने अगर बात की जो वसा युक्त भोजन है वो हमें ज़्यादा ऊर्जा देता है, तो उसने सोचा कि ये बहुत ही सर्वोत्तम है। एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसा युक्त भोजन अधिक ऊर्जा देगा। क्या ऐसा नहीं होता? अतः उसने तली हुई चीज़ें, समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा आदि प्रचुर मात्रा में वसा युक्त भोजन ही खाया और उसके अलावा कुछ नहीं खाया। क्या आप सोचते हैं ये ठीक था? निसंदेह नहीं, ऐसा नहीं है, वो ठीक नहीं है। इतना अधिक वसा युक्त भोजन खाना हमारे लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। हमारे भोजन में वसा युक्त भोजन की मात्रा से अधिक मोटापे का कारण बनती है। आप लोग अगर ज़्यादा वसा युक्त भोजन खाएंगे तो वो आपको मोटापे की तरफ ले जाएगा। अब कुछ आते हैं अभावजन्य रोग। अभावजन्य किसी कमी के कारण पैदा होने वाले रोगों को क्या बोला जाता है? अभावजन्य रोग। एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है, लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक की कमी हो जाती है, किसी विशेष पोषक की कमी हो जाती है। यदि यह कमी लंबी अवधि तक रहती है तो उस व्यक्ति को उसके अभाव से ग्रसित हो सकता है। वो व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो सकता है। एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग और विकृतियों उत्पन्न कर सकता है। जो रोग लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उनको क्या बोलेंगे? अभावजन्य रोग। वो रोग जो किसी पोषक तत्व के अभाव के कारण पैदा होते हैं उनको क्या बोलेंगे? अभावजन्य रोग। यदि कोई व्यक्ति हम अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है, मान लो कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने भोजन में प्रोटीन का भोजन नहीं ले रहा है, तो उसको भी कोई ना कोई रोग हो जाएगा। जैसे वृद्धि का अवरुद्ध होना, हमने पढ़ा है जो प्रोटीन है वो हमारी वृद्धि के लिए जरूरी होता है, तो इसे अगर नहीं लेंगे तो वृद्धि जो अवरुद्ध रुक जाएगी। शरीर में सूजन आ सकती है, बालों के रंग का उड़ना हो सकता है, त्वचा की बीमारियां भी हो सकती है, जब पेशिश आदि हो सकता है, पेट खराब। ठीक है। यदि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी हो जाए, ठीक है, तो उससे भी वृद्धि पूरी तरह रुक जाएगी। ऐसा व्यक्ति क्या होगा? दुबला पतला हो जाएगा। वह इतना दुर्बल हो जाएगा कि चलने में भी असमर्थ हो जाएगा। अब विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण भी बहुत सारे रोग पैदा होते हैं। सभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम संतुलित आहार लेने से हो सकती है। तो इसका सिर्फ एक इलाज है, उपचार है कि आपने संतुलित आहार लेना है। इस अध्याय में हमने स्वयं ये जानने की कोशिश की कि विभिन्न क्षेत्रों में भोजन में इतनी अधिक विविधता होते हुए भी भोजन में पोषक तत्वों का वितरण सामान्य है।
ठीक है, यह वितरण हमारे भोजन में आवश्यक पोषक तत्वों की उपस्थिति सुनिश्चित करता है कि उस भोजन में वो पोषक तत्व जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है वो उस भोजन में है। ठीक है, और आगे से हमने भी संतुलित आहार को ही लेना है। यह सारणी दी गई है 2.3 विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण होने वाले कुछ रोग, जैसे विटामिन ए से क्षीणता, दृष्टिहीनता, दिखाई कम देना शुरू हो जाता है, कमजोर दृष्टि हो जाती है, अंधेरे में दिखाई नहीं देता है। ऐसे ही विटामिन B1 से वेरी पेशियां दुर्बल हो जाती है, काम करने में ऊर्जा की कमी आ जाती है। विटामिन सी से स्कर्वी जैसे रोग हो जाते हैं, मसूड़ों में खून आने लग जाता है, घाव भरने में अगर कोई चोट लगती है उसको अधिक समय लगता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है, इससे जो अस्थियां होती है वो मुलायम होकर मुड़ना शुरू कर जाती है। कैल्शियम की कमी से भी अस्थियां जो हमारी हड्डियां हैं वो और हमारे दांतों का क्षय होना शुरू हो जाता है। आयोडीन की कमी से घेंगा गाइटर रोग होता है, इसमें ग्रंथि जो गर्दन के अंदर ग्रंथि है वो फूल जाती है। इसमें बच्चों में मानसिक विकलांगता आ जाती है, वो दिमागी रूप से कमजोर हो जाता है। लौह तत्व जो होता है वो अरक्तता, खून की कमी होती है, खून की कमी से कमजोरी हो जाती है। तो अब हम इसका सारांश पढ़ेंगे। हमारे भोजन में मुख्य पोषक तत्वों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण है। इसके अतिरिक्त भोजन में आहारी रेशे और जल भी होता है। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर में मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रोटीन व खनिज लवण की आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि अनुक्षरण के लिए होती है। विटामिन हमारे शरीर के रोगों की रक्षा करने में सहायता करते हैं। संतुलित आहार में हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्वों व पर्याप्त अक्षांश और जल उपस्थित मात्रा में होते हैं। हमारे आहार में लंबे अवधि तक एक या अधिक पोषक तत्वों की न्यूनता से विशिष्ट रोग तथा विकार उत्पन्न होते हैं। तो दोस्तों, इस तरह हमारा अध्याय 2 भोजन के घटक हमने पूरी तरह से पढ़ लिया है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आने वाले समय में भी हम ऐसी और ज़्यादा वीडियोस आपके लिए लेके आते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।